आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूं कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना, अक्सर इस तरह से भी रक़्स फ़ुग़ां होता है। अक्सर इस तरह से भी रक़्स फ़ुग़ां होता है। रात गए शहर के नीलगू अंधेरे में दूर कहीं एक सुरीली दिलदोज़ पाटदार आवाज़ बुलंद होती है। कभी हम में तुम में भी रात थी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। रफ्ता रफ्ता ये सदा दूर होती है और नज्जर मियाँ अपने खूबसूरत घर की आरामदेह ख्वाबगाह में पलंग पर करवट बदल लेते हैं और चुपचाप पड़े दीवार को तकते रहते हैं। नज्जर मियाँ की चहेती बीवी रुकैया बच्चे के रंगीन गुजराती पिंगोड़ी की डोरी पर हाथ रखे रखे सो जाती है। क्लॉक की हरी सतह पर सफेद सुई आगे सरकती रहती है। रात यूं ही गुजर जाएगी। नज्जर मियाँ लीडर, फलसफी, शायर, अदीब, इंटेलेक्चुअल, हीरो कुछ भी नहीं है। बेहद मामूली, गैर मारूफ, सीधे साधे आदमी है। मगर क्या एक सीधा साधा आदमी जिंदगी की नाकाबिल फहम भूल भुलैया पर गौर नहीं कर सकता? नज्जर मियाँ एक मरंज इंसान है। उनका असली नाम जानकर क्या कीजिएगा। 18 बरस से बंबई में मुलाजिम है। मामू की बेटी से ब्याह हुआ है। 3 बच्चे हैं। बड़ा लड़का अलीगढ़ में पढ़ रहा है। मझली लड़की मैट्रिक में है। छोटा बच्चा अभी शीरखार है। नज्जर मियाँ का बकिया कुनबा वतन यानी शुमाली हिंद में रहता है। 2 साल में एक बार जाकर वो सबसे मिल आते हैं। जिंदगी आराम से कट रही है। नज्जर मियाँ उन लाखों इंसानों में से हैं जो सुबह को बसों और लोकल ट्रेनों में बैठे दफ्तर जाते नजर आते हैं। शाम को सिनेमा देख लेते हैं और इतवार के रोज बीवी बच्चों के साथ आरे कॉलोनी की सैर कराते हैं। नज्जर मियाँ की जिंदगी की कहानी में कोई खास बात नहीं। नज्जर मियाँ जब आज से 21 साल पहले अलीगढ़ में पढ़ते थे तो एक बार गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने मामू के यहाँ रायबरेली चले गए। मामू की लड़की रुकैया से उनकी ठीकरे की मांग थी और वो उनसे पर्दा करती थी। नज्जर मियाँ इस रिश्ते से बहुत खुश थे और आज भी खुश हैं। और वो 20 साल की रफ़ीक उस खिड़की के नीचे बिस्तर पर लेटी गुनूदगी के आलम में बच्चे का गुजराती पालना झुला रही है। बाहर नारियल के पत्ते सरसरा रहे हैं। दिवाली आने वाली है। मोहल्ले के बच्चे एटम बम चलाते चलाते थककर अपने घरों में सो चुके हैं। रात बड़ी सुनसान है। इतने बड़े भयानक परछाइयों के शहर को सांप सूंघ गया। नज्जर मियाँ के मामू की कोठी रायबरेली की सिविल लाइंस में थी। मामू सब जज थे और हाल ही में तब्दील होकर लखीमपुरी खीरी से रायबरेली आए थे। रुकैया ने पर्दा करके बोर कर रखा था और मामू के बाकी बच्चे खुर्दसाल थे। नज्जर मियाँ जब घर में पड़े पड़े उकता जाते तो साइकिल उठाकर सायादार सड़कों पर से गुजरते देहात की तरफ निकल जाते और सुनसान रास्तों पर पहुंच ऊंची आवाज में गाना शुरू कर देते। उन्हें मौसीकी की धुन थी। अलीगढ़ की नुमाइश में अक्सर लाउडस्पीकर पर गाया करते थे। क्लासिकल म्यूजिक भी सीख रखी थी। एक रोज नज्जर मियाँ उसी तरह साइकिल पर हवाखोरी करते बशाश और तरोताजा शहर से बहुत दूर आमों के बाग में पहुंच गए। बादल घिर आए थे और बारिश आने वाली थी। नज्जर मियाँ साइकिल से उतरकर सुस्ताने के लिए बाग की तरफ बढ़े। वहां उन्हें एक पुरानी बाउली नजर आई। बाउली की मुंडेर पर एक भिश्ती चुपचाप उकड़ू बैठा चिलम पी रहा था। नजदीकी बरगद के नीचे किसी फकीर का तकिया था
और एक बुजुर्ग खाट पर बैठे कबूतरों को दाना डाल रहे थे। कुछ फासले पर नया पुख्ता कुआं था और रहट चल रहा था। बाउली के करीब पहुंचकर नज्जन मियां ने इरादा किया कि भिश्ती से एक कटोरा पानी मांगे कि अचानक आम के झुंड में से कोयल की कूक जैसी एक आवाज बुलंद हुई और रामपुरी चाकू की तरह सीधी उनके दिल में उतरती चली गई। और वो गीत भी क्या था? दकियानुसी छा रही काली घटा, अजी हाँ छा रही काली घटा, जिया मोरा लहराए है। नज्जन मियां ने मबहूत होकर चारों तरफ देखा। सोते सोते भीगे भीगे सन्नाटे में बाग के पत्ते पत्ते को नींद आ रही थी। नज्जन मियां ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया जिधर से गीत की आवाज बुलंद हो रही थी। बाउली और पगडंडी के दरमियान एक हरी भरी खाई सी थी जिसमें चौलाई के पौधे उगाए थे। खाई की दूसरी तरफ सुनसान कच्ची सड़क के किनारे एक भूरा मकान खड़ा था। मकान के पिछवाड़े की दीवार सड़क के रुख पर थी। उस दीवार में काई लगे परनालों के दरमियान 4 हरे रोशनदान नजर आ रहे थे। बाहर से सिर्फ ये रोशनदान ही दिखाई देते थे, जिस तरह हमें कभी नहीं मालूम हो सकता दूसरे इंसानों की जिंदगियों के अंदर क्या कुछ गुजरता रहता है। गीत उसी रोशनदानों वाले कमरे में गाया जा रहा था। कमरे की खिड़की और दरवाजा पहलू में एक शिकस्ता चबूतरे पर खुलता था। दरवाजे पर चिक पड़ी थी। चबूतरे के बराबर आंगन की ऊंची दीवार थी और देवड़ी जरा फासले पर अहाते के कच्चे नम सहन के एक कोने में शागिर्द पेशा था। उसके सहन की दीवार पर बाहर एक मश्क खूंटी पर टंगी थी। दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा था। सहन के अंदर बटवल की नारंगियों का पेड़ खड़ा था। अहाते के पीछे आम का घना बाग था। गीत दफतन थम गया। चंद लहजों बाद गाने वाली ने एक और दकियानुसी गजल शुरू कर दी जो एक जमाने में गली के लौंडे गाते फिरते थे। वो जो हम में तुम में करार था, अजी तुम्हें याद हो कि न याद हो। नज्जन मियां ठिठक कर सुना किए। घटाएं झूम कर उठी और छमाछम में बरसना शुरू हो गया। नज्जन मियां घबरा कर एक छतनार दरख्त के नीचे हो लिए। सुनो, जिक्र है कई साल का, हक अल्लाह। दरगाह की तरफ से एक जिगर पाश नारा बुलंद हुआ। नज्जन मियां ने चौंक कर उस तरफ देखा और फिर भूरे मकान की तरफ मुतवज्जो हो गए। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी। भूरा मकान, हरे रोशनदान, आंधी आंखों के जैसे, बटवल की नारंगियों का पेड़, आम के झुंड, बाउली, तकिया और बरगद, सब एक नाकाबिले बर्दाश्त नहूसत, वीरानी और अलम के धुंध में लेटे पानी में भीगा किया। सब एक नाकाबिले बर्दाश्त नहूसत, वीरानी और अलम की धुंध में लेटे पानी में भीगा किया। कभी हम भी तुम भी थे। बारिश का जोर जरा कम हुआ। नज्जन मियां सर झुकाए साइकिल की तरफ बढ़े और सिविल लाइंस की तरफ रवाना हो गए। रात भर वो आवाज नज्जन मियां के हवास पर छाई रही। दूसरे रोज दोपहर को उन्होंने फिर उस गांव का रुख किया। आधे रास्ते में उन्हें बारिश ने आ लिया। नज्जन मियां भीगते भागते बाउली पर पहुंचे। सामने मकान खामोश पड़ा था। न भिश्ती, न कबूतर वाले बुजुर्ग, न वो उल्लू ही की आवाज, हू का अलम तारी का। मियां पसीना पसीना हो गए। अब उन पर इंकशाफ हुआ कि वो उस आवाज पर आशिक हो गए। गाने वाली कौन है, इससे उनको कोई गरज न थी। गिरस्तन, पुतरिया, मीरासन या डोमनी।
नज्जन मियां हैरान परेशान बावली की मुंडेर पर बैठे रहे और घंटा भर बाद बेनीलो मराम वापस घर आ गए। तीसरे रोज सहपहर को नज्जन मियां गाना सुनने की उम्मीद में फिर वहां जा पहुंचे। जी में सोच लिया था कि अगर किसी ने पूछा कि रोज क्यों आते हो तो कह देंगे दरगाह पर मन्नत मानने आते हैं। इतने में गाने की आवाज फिर बुलंद हुई। संगीत के सच्चे रसिया नज्जन मियां बेअख्तियार खींचे मकान की दीवार के नीचे जा खड़े हुए। लड़की ने अंतरा उठाया तो नज्जन मियां झुंझला गए। बीबी माथी में लगाओ तीबर, उन्होंने रपट कर कहा। इस डांट पर खिड़की का पट जरा सा खुला तो बड़ी बड़ी स्याह आंखों ने दुर्ज में से झांका और पट जोर से बंद हो गया। खामोशी छा गई। नज्जन मियां ने जरा निडर होकर आहिस्ता से दस्तक दी। बीबी, कुदरत ने तुम्हारे गले में नूर भर दिया है, बस जरा सरगम पर मेहनत कर लो, उन्होंने बड़े खुलूस से मशवरा दिया। कोई जवाब नहीं मिला। नज्जन मियां चंद मिनट तक दीवार के नीचे खड़े रहे। फिर बाउली की सिम चल पड़े। एक बार फिर पलट कर देखा, खिड़की बदस्तूर बंद थी। टाट का पर्दा उठाकर भिश्ती शाट एक बार फिर पलट कर देखा, खिड़की बदस्तूर बंद थी। टाट का पर्दा उठाकर भिश्ती शागिर्द पेशे से निकला और बाउली पर आकर पानी भरने में मसरूफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नज्जन मियां ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, भिश्ती ने जवाब दिया। उसकी दोनों हथेलियां और सारी उंगलियां जख्मी थीं और जख्म बहुत भयानक मालूम हो रहे थे। तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है भिश्ती जी? नज्जन मियां ने सिगरेट जलाते हुए पूछा। करीब के कुएं का पानी शरर शरर करता शफाफ नालियों में से गुजरकर बाग में जा रहा था। सारी उम्र रस्से की रगड़ लगती रही है मियां, भिश्ती ने चरखी पर से रस्सा खींचकर डोल बाहर निकालते हुए बेनियाजी से जवाब दिया और फिर अपने दोनों हाथों को गौर से देखा। गोया पहली बार अपने जख्म नजर आए हों उसे। उसके बाद उसने नज्जन मियां पर नजर डाली। मियां, आप तो कल परसों भी इधर आए थे, क्या काम है? कुछ नहीं, मैंने सुना था ये यहां दरगाह पर एक शाह साहब रहते हैं। हाँ, हाजी कबूतर शाह, वो सामने बैठे हैं छप्पर तले, चले जाइए। मगर आज कौन दिन है? जुमेरात। वो आज किसी से बोलते चालते नहीं, इफ्तार के बाद सीधे मराकबे में चले जाएंगे। भिश्ती ने मश्क भरी उसे फुर्ती से पीठ पर लदादा और सीढ़ियां उतरने लगा। नज्जन मियां की हिम्मत न पड़ी कि उस मकान के बासियों का कुछ अता पता लगा सके। भिश्ती भूरे मकान की तरफ बढ़ गया। नज्जन मियां झुंझलाते हुए तकिए की तरफ बढ़े। शाह साहब मुंडेर पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। नज्जन मियां करीब जाकर बज़ाहिर बड़ी अकीदत से सर झुकाकर बैठ गए। शाह साहब तस्बीह फिराया किए। नज्जन मियां आजिज आकर कुछ देर बाद घर लौट आए। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। 2-3 रोज बाद नज्जन मियां फिर आम के बाग पहुंचे। उस गांव का नाम करीमगंज था और मकान के नीचे जाकर साइकिल की घंटी बजाई। खिड़की जरा से खुली और फिर बंद हो गई। अजीब बात थी, क्या उस मकान में भूत रहते थे? कोई आदमजात नजर ही नहीं आता था। नज्जन मियां आखिर अलीगढ़ के खिलन रहे थे। खिड़की के करीब जाकर कहा, बीबी, हम तुम्हारी आवाज के मुरीद हैं, एक गिलास पानी भिजवा दो। इधर दरवाजे पर आ जाइए। अंदर से जवाब मिला। नज्जन मियां घूमकर दरवाजे पर पहुंचे। किवाड़ जरा सा खुला।
मुरादाबादी कटोरा सरका कर बाहर रख दिया गया। नज्जन मियाँ हाथ तक की झलक ना देख सके। पानी पीकर उन्होंने पूछा, घर में और कौन कौन रहता है? अब्बा अम्मा है, और कौन होता? तुम्हारा नाम क्या है बीवी? जमाल आरा। साथी तल्ख से हंसी। गाना किससे सीखती हो? किसी से भी नहीं। मुझे गाना सिखाने कौन आएगा? घर में ग्रामाफोन है टूटा फूटा अल्लाह मारा। तुम्हें जो रिकॉर्ड चाहिए बतला दो, मैं ला दूंगा। क्या कीजिएगा रिकॉर्ड लाकर? तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? अब्बा जजी में मुंसरिम थे। फालिज गिर गया, खाट पर पड़े। बहन भाई, 2 भाई थे, खुदागंज गए। बहन कोई नहीं, बस मैं ही हूं, अल्लाह मारी। इस वीराने में कौन जवान लड़की अपनी जिंदगी से नालाना होगी? नज्जन मियाँ ने दिल में सोचा। बारिश गिरी खड़ी थी। वो लड़की को खुदा हाफिज कहकर और उसके चेहरे की जरा सी झलक भी देखे बगैर जल्दी से साइकिल पर संभाल कर घर भागे और दूसरे रोज लखनऊ आ गए और अमीनाबाद से अपनी पसंद के चंद रिकॉर्ड खरीदकर वापस रायबरेली पहुंचे। रिकॉर्डों का डब्बा कैरियर से बांधकर पहुंचे सीधे करीमगंज। मुंसरिम साहब के मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। नज्जन मियाँ ने रिकॉर्डों का डब्बा अंदर सरका दिया। जमाल आरा बेहद ममनून मालूम हुई। नज्जन मियाँ को ऐसा लगा जैसे उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जब बोली तो उसकी आवाज रुंधी हुई थी। शुक्रिया, उसने कहा। तुम्हारे वालिदैन कुछ कहेंगे तो नहीं? कुछ नहीं कहेंगे, जमाल आरा ने बेला झिझक जवाब दिया। और नज्जन मियाँ को जरा ताज्जुब हुआ। चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद उन्होंने पूछा, तुम सख्त पर्दा करती हो? जी हाँ, जमाल आरा ने उसी रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया। अब ऐसे मालूम हुआ जैसे चुपके चुपके रो रही है। अच्छा, तो मैं कुएं पर जाकर बैठता हूं, तुम कुछ गाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या गाऊं? जमाल आरा ने फरमाबरदारी से पूछा। जो दिल चाहे, नज्जन मियाँ ने कहा और सर झुकाए कुएं पर चले गए। तुझे हो सैर चमन मुबारक, मगर ये राज़े चमन भी सुन ले। कली कली खून हो चुकी थी शुगुफ्ते गुल हाय तर से पहले। लड़की ने इस तरह अचानक गाना शुरू कर दिया जैसे ग्रामाफोन रिकॉर्ड पर सुई रख दी जाए। बरगद तले कबूतर शाह आंखें बंद करके झूमने लगे। उनके दो देहाती मुरीद चूल्हे पर उनके इफ्तार के लिए जर्दा तैयार करने में मसरूफ थे, क्योंकि कबूतर शाह साल के 12 महीने रोजा रखते थे। बरसात की भीगी फिजा में भीगा भीगा धुआं ऊपर उठता रहा। बिश्ती ने अपने दरवाजे से सर निकाला और फिर अंदर गायब हो गया। बाग में कोयल जोर से कूकी। कड़े कमान के तीर जैसी आवाज मौसम में बशगाल की धुंधली सयाल आवाजों पर हावी आ गई। कहां कहां उड़ के पहुंचे शोले, ये होश किसको, ये कौन जाने। हमें बस इतना है याद, अब तक लगी थी घर, माफ कीजिएगा, कहां कहां उड़ के पहुंचे शोले, कहां कहां उड़ के पहुंचे शोले, ये होश किसको, ये कौन जाने। हमें बस इतना है याद, अब तक लगी थी आग अपने घर से पहले। मुरीद चूल्हा सुलगाते सुलगाते आपस में बातें करने लगे। जमाला बिटिया शाह साहब के लिए
खीर दे गई हैं। एक मुरीद ने ताम चीनी की रिकाबी उठाते हुए कहा, सवेरे बाजार गई थी, बुंदू खां के साथ लाला की दुकान पर खड़ी रो रही थी। लाला ने उनका तौक भी मार लिया। दे सूद पर सूद, दे सूद पर सूद, अल्लाह की शान है। हाँ छज्जू भाई, अल्लाह की शान है। नजन मियां गौर से सुनने लगे। वो तो कह रही थी कि सख्त पर्दे में रहती है, और ये लाला की दुकान और सूद का क्या किस्सा था? ये नाला क्यों है, ये नगमा क्यों है, ये आह कैसी, ये वाह कैसी, ये नाला क्यों है, ये नगमा क्यों है, ये आह कैसी, ये वाह कैसी, ये पूछ ले आईने के दिल से, ना पूछ अपने जिगर से पहले। दफतन नजन मियां का जी भराया। वो जल्दी से साइकिल की तरफ लपके और घर जाते हुए तय कर लिया कि अब करीमगंज और इस अलमनाक माहौल का रुख न करेंगे। आदमी के लिए अपनी परेशानियां क्या कम है जो पराये दुख भी समेट लिए जाएं? जाने क्या झमेला है और क्या नहीं, मगर ये आवाज हमेशा याद रहेगी। दूसरे रोज नज्जन मियां के वालिदैन शादी की तारीख मुकर्रर करने अलीगढ़ से रायबरेली गए। बड़ा हंगामा और चहल पहल रही। हफ्ते भर बाद अलीगढ़ रवाना होने से पहले वो आखिरी बार करीमगंज गए। बाग पर हस्बे मामूल सन्नाटा तारी था, जिसमें डोल से पानी गिरने, रहट चलने और नालियों में पानी बहने की मध्यम आवाजें सरसरा रही थीं। भूरे मकान की देवड़ी पर यक्का खड़ा था। एक 4 साला बच्ची सुर्ख गरारा पहने, बड़े सलीके से सर ढांपे देवड़ी के अंदर जा रही थी। बिस्ते के दरवाजे पर चंद औरतें खड़ी थीं। चंद मिनट बाद एक बारिश बुजुर्ग मैली सी शेरवानी पहने भूरे मकान के अंदर से निकले और यक्के पर बैठ गए। यक्का कच्ची सड़क पर हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ गया तो भिश्ती देवड़ी से बरामद हुआ। उसकी नजर नज्जन मियां पर पड़ गई, जो बरगद तले दिल गिरफ्तार से खड़े थे और यह मंजर देख रहे थे। वो बड़बड़ाता हुआ उनकी तानीब आया। सलाम अलैकुम, उसने दुरुस्ती से कहा। सलाम अलैकुम, नज्जन मियां ने अलीगढ़ के अंदाज में जवाब दिया। आइए बैठिए मियां भी। बिश्ती ने अपने घर के सामने पड़ी हुई खाट की तरफ बढ़ते हुए नज्जन मियां, आइए बैठिए मियां। बिश्ती ने अपने घर के सामने पड़ी हुई खाट की तरफ बढ़ते हुए कहा। नज्जन मियां उसके हमरा चलते हुए आकर खाट पर बैठ गए। आप रोज रोज जमाला बिटिया का गाना सुनने इतनी दूर से आते हैं, बिश्ती ने चिलम सुलगाते हुए कहा। नज्जन मियां के पांव तले से जमीन निकल गई। कबूतर शाह का एक मुरीद सर खुजाता आकर खाट की पैंती बैठ गया। तकिए के छप्पर पर कबूतरों ने गुटरगू करके मार एक आफत मचा रखी थी। बेगम साहब का कहत रहे, मुरीद ने बिश्ती से पूछा। हालत नाजुक है, बिश्ती ने जवाब दिया और सर उठाकर बटवल के संतरों की डालियों को देखने लगा। फिर उसने माथे पर उंगली 2 दफा बजाई। मुकद्दर के आगे जुम्मन भाई किसी की नहीं चलती। मुरीद ने लंबा सांस लेकर जोर से नारा लगाया, अल्लाहू। नज्जन मियां अड़ गए, लरस गए। माफ कीजिएगा। मुरीद ने लंबा सांस लेकर जोर से नारा लगाया, अल्लाहू। नज्जन मियां लरस गए। क्या हुआ, खैरियत? उन्होंने पिछले सवाल किया। खैरियत? अरे चल चलाओ है। किसका? अरे मुंसलिम साहब का। और किसका? अब आगे अल्लाह का नाम है। चल चलाओ है, सबका चल चलाओ है। मुरीद ने आंखें बंद करके जरा झूमते हुए जेरे लब दोहराया। बिश्ती ने दफतन सर उठाकर कहा, जाइए मियां,
आप अपने घर जाइए। बुंदू खां, मकान के सहन में से एक औरत ने पुकारा, ए तुम पर अल्लाह की सवार, सारे घड़े खाली पड़े और तुम बैठ गए मिसकोट करने। बिश्ती ने खाट से उठकर दीवार से टंगी हुई मश्क उतारी और नज्जन मियाँ पर नजर डाले बगैर फुर्ती से बावली किस्म चल दिए। नज्जन मियाँ ने घड़ी देखी, ट्रेन का वक्त करीब था। उन्होंने एक बार बंद खिड़की और हरे रोशनदानों पर नजर डाली और साइकिल पर सवार हो गए। तुम जो कुछ भी कहो, माफी चाहता हूं, तुम जो कुछ भी हो और जो कोई भी हो, बेचारी बच्ची अल्लाह के हवाले, उन्होंने दिल में कहा और तेजी से साइकिल चलाते हुए रायबरेली जाने वाली सड़क पर आ गए। नज्जन मियाँ को उस वक्त यह एहसास इतनी शिद्दत से ना हुआ था कि वो जो कोई भी हो, नज्जन मियाँ को उस वक्त यह एहसास इतनी शिद्दत से ना हुआ था कि वो जो कोई भी और जो कुछ थी, उसकी उन्होंने उस समय कोई मदद क्यों ना की। पशेमानी और जुर्म का यह एहसास उम्र पुख्ता होने पर ज़माने के नशे व फराज देखने के बाद उनको सताने वाला था। नज्जन मियाँ की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद बंबई में मुलाजमत मिल गई और वो बीवी समेत यहाँ आ गए और यहाँ हंसी खुशी अब रहते हैं। उन्होंने किसी से अपने इस एहसास जुर्म का जिक्र नहीं किया, रुकैया से भी नहीं। शरीफ और नेकदिल होना भी एक अजाब है। इतने अरसे बाद एक हफ्ते से नज्जन मियाँ को यह आवाज़ रोज़ाना रात को ख्वाब में सुनाई दे रही थी। आज रात वो जाग उठे और चौंक कर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ खामोश सड़क की नीली रोशनी में दरख्तों के पत्ते झिलमिला रहे थे। दो रवैया इमारतें खाबीदा थीं। गुलशन हिंद रेस्तरां, श्री खम्बाटा हाउस, नूरबाई बिल्डिंग, चतपत ड्राई क्लीनर्स, सारा शहर। लैंपों के उन खंभों के नीचे अक्सर रात को कूचा गर्द गवैये आकर खड़े हो जाते हैं और हारमोनियम, दो तारा या वायलिन बजा बजा कर भीख मांगते हैं। नज्जन मियाँ बिस्तर से उठकर खिड़की में आ गए, मगर सड़क खामोश पड़ी थी। यकीनन ये गाना मैंने ख्वाब में सुना है, उन्होंने सोचा और वापस आकर पलंग पर लेट रहे। कई महीने, शायद एक बरस गुजर गया। वक्त भी अजब मसखरीश है। हम इतने मजे से कहते हैं वक्त गुजर गया, हालांकि वक्त गुजरना इस हकीकत का खुला सबूत है कि हम कब्र के ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। और कैसी जिंदगी गुजार के, कितनी बेइंसाफियां और जिल्लतें सह के, जिंदगी या कुदरत या किस्मत की सितम ज़रीफियों का निशाना बन के। और जब मर जाएंगे तो सबकी कब्रें एक सी मालूम होती हैं। दुख सहने के लिए भी तो बार बार थोड़ा ही पैदा होंगे। एक रोज नज्जन मियाँ दफ्तर से लौटकर हज़्ब मामूल सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। क्योंकि दफ्तर से घर तक ट्रेन का सफर शाम के भीड़ भड़के में हलकान कर देता था। वो आंखें बंद किए हस्बे आदत मुंतजिर थे कि रुकैया अंदर आकर गरम गरम चाय की प्याली उन्हें थमा देगी, मगर रुकैया पिछले बरामदे में दिल्ली वाली पड़ोसन और दूसरी हमसाइयों के साथ मिलकर किसी बात पर कहकहे लगाने में मसरूफ थी। शायद ये भूल गई थी कि मियाँ दफ्तर से आ गए। अचानक कहकहों को पछाड़ती हुई एक बेहद टर्री आवाज ने ललकार कर कहा, अहे बेगम, नाम बड़ा और दर्शन। आह तू, इतने बड़े घर की रानी और दर पर आए सवाली को क्या देती है? हातिम की कब्र पर लात मारने वाली। अरे देखना, एक चवन्नी, पापोश मारती हूं तुम्हारी चवन्नी पर। आओ बुंदू खां, चलो उठो। अरे तौबा, क्या हवा से लड़ने वाली लगाई है? सॉरी, अरे तौबा, क्या हवा से लड़ने वाली लुगाई है?
दिल्ली वाली ने कहा। बकिया खवातीन ने एक और का कहा लगाया। कमरे के अंदर नज्जन मियाँ बोर होकर आंखें बंद किए चाय के मुंतज़िर रहे। शर्म करो बेगमो, तुफ है तुफ, टर्री आवाज चीखी। अब जो ये बंदी इधर का रुख करे तो अच्छा एक गजल और सुना दो तो पूरा 1 रुपया देंगे। दिल्ली वाली की भावज ने कहा, नहीं गजल नहीं, ले गई दिल गुड़िया जापान की सुनाओ। दूसरी पड़ोसन लड़की ने कहा। बड़ा सख्त शोर मच रहा था। मोहल्ले की सब औरतें इकट्ठी हो जाएं तो किस कदर चाय चाय करती हैं। नज्जन मियाँ ने करवट बदली। जहां उनका पलंग बिछा था वहां दरवाजे में से बरामदे में जमा औरतें तो नजर आ रही थीं, मगर जिस औरत से वो सब मुखातिब थी वो दीवार की ओट की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा वो गजल सुना दो जो पहले सुनाई थी। गुजरातन हमसाई ने हाथ बढ़ाकर रुपए का नोट सरकाया। फौरन कोयल की सी आवाज बुलंद हुई। कभी हम में तुम में भी अजी राह थी। नज्जन मियाँ सन से रह गए। उनको लगा जैसे उनका हार्ट फेल हो जाएगा। उन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ कि वो लेटे लेटे अपना सर भी ना उठा सके। गाना खत्म हुआ। औरतें ऐसा मालूम होता था शायद मशहूर सी हो चुकी हैं। एकदम फिर गुल मचा। अब गुड़िया जापान की, एक लड़की चिल्लाई। और तुम शादी किससे करोगी, जरा ये तो बताओ, कोई है नजर में? एक और पड़ोसन ने खिलखिलाकर हंसते हुए सवाल किया। अय है, अल्लाह के गजब से डरो। लड़कियों, क्यों इस गरीब को तंग कर रही हो? ये दिल्ली वाली की बूढ़ी सास की आवाज थी जो शोर गुल सुनकर अपने फ्लैट से निकल के सहन में आ गई थी। सलाम बीवी सलाम। गाने वाली ने जरा ममनून आवाज में ज़ईफा को सलाम किया। सलाम सलाम। दिल्ली वाली की सास मोंडे पर बैठ गई। अय है निगोड़ी कमबख्त दुखिया मारी। अय लड़कियों, तुमको इसका मजाक उड़ाते शर्म नहीं आई? अय तेरी कितनी उम्र होगी बख्तो जली? 42 बरस बेगम साहब। 42 बरस? खवातीन का हैरत ज़दा कोरस हुआ। अल्लाह की शान है, रुकैया ने कहा। हाँ अल्लाह की शान है, दिल्ली वाली ने कहा। और नाम क्या है तुम्हारा? रुकैया ने पूछा। आंखों के अंधे नाम नयन सुख। मेरा नाम जमाल आ रहा है बेगम साहिबा। बड़ा जिगर है तुम्हारा बीवी। गली गली घूमकर दुनिया भर की बातें सुनो, मजाक उड़वाओ हो अपना। दिल्ली वाली की सास ने कहा। जब कुदरत ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है बेगम, तो मैं दुनिया वालों के मजाक उड़ाने की क्या परवाह करूं? और गली गली ना घूमूं तो खाऊं क्या? अपना सर। जरा ये बताओ। औरत चमक कर जवाब दिया। कहाँ की रहने वाली हो? इधर की तो मालूम नहीं होती। जिला रायबरेली था, थाना करीमगंज। माँ बाप हैं, मर गए। क्या करते थे? औरतों की आदत है कि हर बात की कुरेद। मर गए निगोड़े। जरा जर्दा देना। अय है, लखनऊ का जर्दा है। अब्बा मुंसलिम थे। मानो न मानो, मुझे कौन परवाह है। आ जाओ बुंदू खान, चलें। अय है, ठहर तो कमबख्त कहाँ भागी जाती है। कौन सा तेरा घर, कौन सा तेरे घर पर तेरा खसम और बच्चे इंतजार कर रहे हैं? हाँ और बता अपने हालात। दिल्ली वाली की भावज ने, जिनको अफसाने पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ी दिलचस्पी से पूछा। क्या बताऊं? अपना कलेजा। ए बुंदू खान, इधर आ जाओ अंदर, सुना दो राम कहानी। यहां बड़ी महफिल लगी है, नक्शे जमे। अब एक बूढ़े आदमी की खकार की आवाज आई, जो शायद अब तक बाहर अपार्टमेंट ब्लॉक के फाटक पर बैठा था।
उसने सहन में आकर गला साफ किया और उस मैकेनिक की आवाज से, माफ कीजिएगा, उसने सहन में आकर गला साफ किया और उस मैकेनिक की अंदाज से, जैसे सैकड़ों मरतबा दास्तान दोहरा चुका हो, कहना शुरू किया। बेगम साहब, इनको 3 बरस की उम्र में जबरदस्त बुखार आ गया। बुखार उतर गया, मगर उसके बाद कद बढ़ना, माफ कीजिएगा सर, बेगम साहब, इनको 3 बरस की उम्र में जबरदस्त बुखार आ गया। बुखार उतर गया, मगर उसके बाद कद बढ़ना बंद हो गया। हकीम, वैद, जिसका नाम लीजिए, डॉक्टर, ओझे, सियाने, सब ट्राई किए इनके बाप ने, मगर ये नसीबो जली उतनी ही बड़ी रह गई। क्या करो, मुकद्दर। अब्बा दीवानी की अदालत में मुलाजिम थे, अपना जाती मकान था, सब कुछ था, बस किस्मत नहीं थी। सामीन ने कहा। फिर बेगम साहब, इनके बाबा को लकवा मार गया और वो मर गए। फिर महतारी चल बसी। फिर मैं और मेरी घरवाली इनको अपने यहां ले आए। तुम कौन है इसके? इनके, रुकैया ने पूछा। इनके घर का भिश्ती हूं, बरसों इनका नमक खाया। हाय, दिल्ली वाली की सास बोली। उनके लहजे में सच्ची हमदर्दी की झलक महसूस करके बूढ़े ने दास्तान जारी रखी। मकान 20 रुपए महीने किराए पर उठा दिया। मैं सक्का हूं जात का। मेरे लड़के आवारा निकल गए, लखनऊ जाकर वो तो बन गए शोधे। इधर मेरे हाथों के जख्म बढ़ गए तो काम छूट गया। सोचा बिटिया का मकान बिकवा दूं तो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाए। महाजन का कर्जा मुंसलिम साहब पर पहले से चढ़ा हुआ था। फिर आप जानो, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। मकान के दाम 2 कौड़ी के नहीं रहे। अजी मकान तो क्या बिकता। मुंसलिम साहब के मरने के बाद महाजन ने उसकी कुर्की ही करवा ली। मुझे उसके शागिर्द पेशे से निकलना पड़ा और साहब बूढ़ा दम लेने के लिए रुका। फिर हम सब जाकर कबूतर शाह के छप्पर तले पड़े। ये बिटिया जुमेरात की जुमेरात नाते गाती थी। अल्लाह से डरने वाले 4 पैसे दे जाते। फिर साहब मेरी घरवाली लुढ़क गई। फिर कबूतर शाह के तकिए पर जाने कहां से, फिर साहब मेरी घरवाली लुढ़क गई और फिर कबूतर शाह के तकिए पर जाने कहां से आकर चरसिए जमा हो गए। तब मैंने कहा, बुंदू खां, अब यहां से कूच करो। मैंने बेगम साहब बिटिया को कंधे पर बिठाला और भीख मांगने निकल पड़ा। मगर जिस शहर में बाप मुंसलिम थे उसमें बिटिया को भीख मांगने में शर्म आती थी। हम लोग लखनऊ चले आए, वहां कई बरस भीख मांगी। फिर किसी ने बताया कि बंबई बड़े धनवानों का शहर है, वहां चले जाओ। तो टिकट कटाकर यहां चले आए। वर्दी पर झुग्गी डाल ली। वहां से म्युनिसिपैलिटी वालों ने उठा दिया तो इधर उधर फुटपाथों पर सोने लगे। दिन में 2-2.5 रुपए की आमदनी हो जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। चलो उठो बिटिया, क्या यहीं सवेरा करोगी? रात थोड़ी सी स्वांग बहुत। आओ चलें। खवातीन मबहूत बैठी थीं। सबने कुछ सिक्के भिखारियों की तरफ फेंके, जिनके फर्श पर गिरने की आवाज नज्जन मियां को अंदर सुनाई दी। दफतन औरत ने गाना शुरू कर दिया। मैंने लाखों के बोल सहे। गाना खत्म हो गया तो नज्जन मियां ने डरते डरते जरा सा उठकर खिड़की में से बाहर झांका। एक बौनी, बड़ा लंबूतरा सा चेहरा, बड़ी बड़ी स्याह आंखें,
कद 4 बरस की बच्ची के बराबर, सफ़ेद गरारा पहने, गुलाबी मलमल के दुपट्टे से सलीके के साथ सर और माथा इस तरह से ढांपे जैसे औरतें नमाज पढ़ते वक्त सर और माथा ढांपती हैं। सहन के फर्श पर से सिक्के चुनकर उठी। लखनऊ अंदाज से झुककर उसने बेगमात को सलाम किया। फिर बच्चों की तरह गोदी में उठाए जाने के लिए बूढ़े की सिमत बाहें फैला दी। बूढ़े ने या दस्तगीर का नारा लगाया। चुग्गी सफेद दाढ़ी वाला स्याह फाम देहाती चुग्गी सफेद दाढ़ी वाला स्याह फाम देहाती सक्का, जिसकी सारी उम्र मश्क उठाते उठाते कमर झुक गई थी, अब अपनी आकाजादी का मुख्तसर सा बोझ कंधों पर उठाने के लिए सीधा खड़ा हो गया। बौनी को उठाकर उसने कंधे पर बिठाया। बौनी ने अपने नंदे मुन्ने हाथों से उसका सर पकड़ लिया। बूढ़े ने बेगमात को सलाम किया और फाटक से बाहर निकल गया। सहन में चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। अब अंधेरा छा चुका था। सड़क की रोशनियां जगमगा उठी थी। घर घर रेडियो पर बेहद ऊंची आवाज में फिल्मी गीत गूंज रहे थे। दिवाली आने वाली थी और ब्लैक मार्केट करने वाले सेठों के बच्चे सड़क पर एटम बम छोड़ रहे थे, जिनके भयानक आवाज से दिल बल्लियों उछल पड़ता था। ऐसा लग रहा था गोया सारी जिंदगी मैदान जंग में तब्दील हो गई है। जिंदा लाशों के परखचे उड़ रहे हैं। इंसान अपनी लाशें खुद अपने कंधों पर उठाए इस जहन्नुमज़ार में सरगर्दा हैं। गली में अनार छूट रहे थे, फुलझड़ियां, पटाखे और मजीद एटम बम। आतिशबाजी के उन धमाकों के बाद चंद मिनट के लिए जरा खामोशी छाई और फिर सड़क के नुक्कड़ पर से बौनी की आवाज बुलंद हुई। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम था मेरे हाल पर। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब याद जरा जरा, तुम्हें याद हो अजी के ना याद हो। आवाज दूर होती चली गई और एटम बम के लर्जा खेज धमाकों में खो गई। अय है इस निगोड़ी खुदाई खार बोनी के चक्कर में देर हो गई। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते ही तेज गर्म सुबह सब चाय पीते हैं। रुकैया बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए दिल्ली वाली पड़ोसन से कह रही थी, गुजरातन हमसाई के लड़के ने नज्जन मियाँ की खिड़की के ऐन नीचे एक और एटम बम छोड़ा, जिससे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां लरजने लगे और फिर सुकूत छा गया। तो ये था कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना।